Hello students, welcome to online classes of CATG. I'm English faculty here at CATG and I welcome you all to the first class of English for class 11th. We are meeting in a very different kind of a classroom. This is not a normal classroom. और हम लोग आज अपने 11th क्लास के फर्स्ट लेक्चर के लिए हमारी मुलाकात हो रही है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्लास 11th की इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में बच्चों हम लोग जो अब पढ़ेंगे आज के क्लास को हम लोग डेडिकेट करेंगे एक एस्पेक्ट को विच इज इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर। इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर। देखो हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं, तुम लोग अब क्लास 9th और 10th पास करके यू आर मूविंग टू क्लास 11th। English literature till class 10th and English literature in class 11th and 12th is different, I must say. ये क्यों different है? क्योंकि अगर हम ये सोचना शुरू कर दे बच्चों कि इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर दोनों एक चीज है, तो ये ऐसा है नहीं। दे आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब English grammar, English translation, English usage, the way you speak English, the way I speak English. But English literature is not exactly same as English grammar. English literature is, हिंदी में इसे हम साहित्य कहते हैं। साहित्य। तो साहित्य जब हम पढ़ने चलते हैं किसी चीज का, हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य, साहित्य पढ़ने के लिए हमें हमारे पास जो हथियार होते हैं वो दूसरे किस्म के हथियार होते हैं। वी स्टडी स्टोरीज, वी स्टडी पोएम्स, वी स्टडी ड्रामा, प्लेज, वी स्टडी नॉवेल्स। हम अलग अलग तरह की चीजें इसमें पढ़ाई करते हैं। और जब इन चीजों को हम पढ़ रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि लिटरेचर को पढ़ना या साहित्य को पढ़ना मतलब हमें उसके अंदर की जो भाषा के जो ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं, लैंग्वेज के ट्विस्ट एंड टर्न, उनको पहचानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि सारा साहित्य का जो मजा होता है वो उसी में छुपा होता है, इन द ट्विस्ट एंड टर्न ऑफ लैंग्वेज। जैसे अगर हम कहें कि बाहर बहुत तेज रोशनी थी, बाहर बहुत तेज रोशनी थी, ये बोलना और ये बोलना कि बाहर बिल्कुल रोशनी की बरसात हो रही है, रोशनी की बरसात हो रही है और बाहर बहुत तेज रोशनी है। तारे आसमान में जैसे डांस कर रहे हैं, ऐसा बोलना, और तारे आसमान में चमक रहे हैं, ये बोलना, ये दोनों का जो हम पर प्रभाव पड़ता है वो अलग अलग पड़ता है। इट हैज डिफरेंट इंपैक्ट ऑन आवर माइंड्स। तुम देखोगे जैसे हमने कहा कि मेरी गाड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है और मेरी गाड़ी अंतिम सांस ले रही है। अब ये गाड़ी बिल्कुल अंतिम सांस ले रही है। जैसे ही हम ये बोलते हैं, गाड़ी अंतिम सांस नहीं ले पाती है, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलने पर हमें लगता है जैसे कि हमने गाड़ी के अंदर कोई लाइफ डाल दी, जीवन डाल दिया उसके अंदर। हम बोलते हैं कि तुम्हें वहां जाकर कितना कितना अच्छा लगा। हमने कहा बहुत मजा आया, कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा इस बात का। लेकिन जैसे ही हमने कहा वहां जाकर तो हम बिल्कुल खुशी से पागल हो गए, खुशी से पागल हो गए। तो क्या तुम पागल हो गए? नहीं, तुम पागल तो नहीं हुए, लेकिन ऐसा बोलकर हमें मजा जरूर आया। हमें ऐसा लगा कि हम कुछ अलग किस्म का एक्सप्रेशन इसके अंदर डाल रहे हैं, लैंग्वेज के साथ ट्विस्ट एंड टर्न कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि लैंग्वेज में हम कहते हैं कि महाराणा प्रताप तो बिल्कुल शेर थे, वो एक शेर थे, सिंह थे। महाराणा प्रताप सिंह तो थे नहीं, वो कोई शेर तो थे नहीं। हम असल में कहना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप शेर के जैसे बहादुर थे, लेकिन हम कह क्या दिए कि महाराणा प्रताप शेर थे। ऐसा बोलने से हमारे ऊपर एक अलग इंपैक्ट पड़ता है। जब हम कहते हैं कि महाराणा प्रताप शेर थे तो इंपैक्ट हमेशा अलग होता है, और हम ये कहेंगे कि महाराणा प्रताप बहुत बहादुर थे, इस बात का अलग इंपैक्ट है।
लेकिन महाराणा प्रताप was a lion in the battlefield. He was a lion in the battlefield. क्योंकि हम लायन को देखते हैं एक अलग किस्म की बहादुरी पर देखते हैं, एक ताकत पर देखते हैं, तो तुरंत हमने क्या किया, एक इंसान को लायन से कंपेयर कर दिया। शायद तुम मेरी बात को अब धीरे धीरे कैच कर पा रहे होगे कि हम तुम्हारा ध्यान किस तरफ खींचना चाहते हैं। तुम्हारा ध्यान हम खींचना चाहते हैं एक लिटरेचर के एक ऐसे एस्पेक्ट की तरफ, एक ऐसी टेक्निक की तरफ, एक ऐसे टूल की तरफ, हथियार, एक ऐसे हथियार की तरफ जिसे हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते वक्त उस चीज को हम लोग कहते हैं, यहां लिखते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में तुम लोग पढ़े होगे आज के पहले, उसे हिंदी में हम अलंकार कहते हैं। अलंकार, अलंकार मतलब सौंदर्य। सो व्हाट डू दीज फिगर्स ऑफ स्पीच डू? फिगर्स ऑफ स्पीच, स्पीच यानी बोलचाल के फिगर्स, फिगर्स मतलब सिंबल्स, ये उसमें सौंदर्य ऐड करते हैं, लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करते हैं, जिसे हम कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में हम आज का अपना ये डिस्कशन रखना चाहते हैं तुम्हारे साथ, क्योंकि अगर तुम एक बार अपनी सेशन की स्टार्टिंग में फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ लोगे, it will help you a great deal in understanding the various chapters, the various poems, the various dramas. तुम्हें पहचानना बहुत आसान होगा, और when I'll be meeting you in the next classes with the next chapters, I'll be off and on referring to the various figures of speech. तो एक बार इस बोर्ड को थोड़ा क्लियर करके अपने फिगर्स ऑफ स्पीच टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, तुम इसके पहले हिंदी में जो अलंकार पढ़े हो, तुमने कई अलंकार पढ़े होंगे, जैसे यमक अलंकार, रूपक अलंकार, ऐसे कई अलंकार तुमने पढ़े होंगे। इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं, आओ देखते हुए पढ़ते हैं। सबसे पहले एक बार फिर लिख लें यहां पे कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग द टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच, and in figures of speech, I'll start writing. The first figure of speech is simile. The second figure of speech is metaphor. ध्यान देना, simile, metaphor, personification, and the fourth is एलिटरेशन। तुम में से ऐसे कई बच्चे होंगे जो अपने स्कूल लेवल पर क्लास 10th लेवल तक, क्लास 9th लेवल में इन फिगर्स ऑफ स्पीच को देखे होंगे, उन्हें जानते भी होंगे। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आई एम श्योर, जो आज के पहले फिगर्स ऑफ स्पीच को कभी बहुत ध्यान से नहीं पढ़े होंगे। बट बिलीव मी चिल्ड्रन, ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने के लिए। देयर आर मोर फिगर्स ऑफ स्पीच एज वेल, बट मैंने यहां तुम्हारे लिए 4 लिखा है। हम लोग 4 से अपनी शुरुआत करेंगे। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन। सिमिली, वी स्टार्ट विद सिमिली। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली, पहले देखो ध्यान से, इसे क्या पढ़ते हैं? सिमिली। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग है, सिमाइल नहीं, सिमिली। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, एकदम बेटा बच्चों कंसंट्रेट करके इस बात को सुनना। Simile is a figure of speech in which we compare two dissimilar objects or things. Dissimilar, dissimilar मतलब similar मतलब एक जैसा, dissimilar मतलब बिल्कुल अलग अलग। We compare two absolutely dissimilar or different things or objects by bringing in one common trait in between them. One common trait, trait मतलब कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि एक कंपेयर करने लायक चीज पकड़ लो, लाइक आई कंपेयर महाराणा प्रताप विद लायन। नाउ सी, महाराणा प्रताप और लायन तो दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। महाराणा प्रताप एक इंसान है, लायन इज एन एनिमल, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हुई। लेकिन हमने एक कॉमन एलिमेंट उन दोनों के बीच में पकड़ा, और वो कॉमन एलिमेंट क्या है? बहादुरी, वीरता। तो महाराणा प्रताप को आई कंपेयर्ड विद द लायन, किसके बेसिस पर? वीरता के बेसिस पर, करेज के बेसिस पर। सो आई सेड महाराणा प्रताप वाज एज ब्रेव एज अ लायन।
महाराणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज अ लायन। ब्रेव, ब्रेवरी। तो महाराणा प्रताप और लायन में कंपैरिजन किस ग्राउंड पर हुआ? ब्रेवरी के ग्राउंड पर हुआ, बहादुरी के ग्राउंड पर हुआ। और इसको कैसे लिखते हैं? देखो, पहले किस में कंपेयर किया? ऐसे लिखते हैं, महाराणा प्रताप was as brave as a lion. As brave as a lion. So Maharana Pratap is object number one, lion is object number two. Maharana Pratap and lion are dissimilar things, but they have been compared on the basis of bravery. इसके बेसिस पर इन्हें कंपेयर किया गया, और क्या यूज करके? एज वर्ड यूज करके। कौन सा वर्ड? एज वर्ड। इसी तरह लाइक वर्ड का यूज भी किया जाता है सिमिली में। सिमिली में कैसे? देखो, शी इज ब्यूटिफुल लाइक अ रोज। अब देखो, जो रोज फ्लावर होता है, गुलाब, उसको हम लोग सुंदरता की एक कह लो कि एक एपिटमी, मतलब एक हाईएस्ट चीज के तौर पर देखते हैं कि गुलाब का फूल एक बहुत ही सुंदर फूल होता है। तो गुलाब का फूल एंड शी, मतलब एक गर्ल, गर्ल और गुलाब का फूल आर वेरी वेरी डिसिमिलर थिंग्स, लेकिन उन्हें कंपेयर किया गया किस बेसिस पर? ब्यूटी के बेसिस पर किया गया। सो शी हैज बीन कंपेयर्ड विद रोज ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूटी। क्या वर्ड यूज करते हुए? लाइक वर्ड यूज करते हुए। यानी सिमिली, तुम लिख सकते हो, कॉपी में नोट कर सकते हो अपने। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी कंपेयर टू डिसिमिलर थिंग्स on the basis of a common trait or a common element that compares both using the words like and as. Like and as. उम्मीद करते हैं तुम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को समझ पाए होगे। She is beautiful like a rose. Maharana Pratap was as brave as a lion. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों, वो है मेटाफर। मेटाफर, पहले सिमिली वाले एग्जाम्पल को यहां से क्लियर कर दें, इसको तुम नोट कर लेना जरूर से। अगर नोट नहीं कर पाए होगे तो वीडियो को पीछे करके और फिर नोट कर लेना। ये ऑफ स्पीच which is metaphor. Metaphor is a figure of speech in which we compare two dissimilar things again. तो अब ये बताओ, अगर मेटाफर भी दोनों डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर कर रहा है, तो फिर मेटाफर और सिमिली आखिर अलग अलग कहां हुए? मेटाफर इज वेरी क्लोज टू सिमिली बट वेरी वेरी डिफरेंट एज वेल। कैसे? मेटाफर में भी हम दो डिसिमिलर चीजों को कंपेयर करते हैं, लेकिन किस बेसिस पर कंपेयर करते हैं, यह बात हम बोलते ही नहीं है मुंह से। तो फिर क्या होता है? हमको कल्पना करना पड़ता है कि कंपैरिजन आखिर किस बेसिस पर किया गया है। जैसे आई से माई सन इज अ लायन। माई सन इज अ लायन। याद रखो, आई डिड नॉट से माई सन इज एज ब्रेव एज अ लायन। आई डिड नॉट से दैट। आई सेड माई सन इज अ लायन। माई सन इज अ लायन। तो क्या मेरा बेटा शेर है? क्या उसके दांत निकल आए हैं? क्या उसके नाखून निकल आए हैं? नहीं। When I say my son is a lion, शायद मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा बेटा शेर जैसा बहादुर है, लेकिन हमने बहादुरी वाले एस्पेक्ट को मेंशन नहीं किया। आई जस्ट सेड माय सन इज अ लायन। एक और देखो, एक और देखो। When I said the child is a rose, the child is a rose। देखना बच्चों, the child is a rose. The child and rose are very very dissimilar thing। अरे ये एक बच्चा है, ये एक फूल है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। But the child has been directly called rose, और उसके कंपैरिजन किस बेसिस पर हुआ, ये बात बताई ही नहीं गई। The child is a rose। अब तुम बताओ, when you say the child is a rose, तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि
चाइल्ड को हम कहना चाहते हो कि चाइल्ड रोज जितना सॉफ्ट है, या हम कहना चाहते हो कि चाइल्ड रोज जितना लाल है, या हम कहना चाहते हो कि चाइल्ड रोज जितना खूबसूरत है। Yani, when you say the child is a rose, you don't know whether you are comparing the child with a rose on the basis of softness, or on the basis of red color, or on the basis of beauty। अरे कौन सी बेसिस पर कंपैरिजन कर रहे हैं, ये बात तो हम बता ही नहीं रहे हैं, और सीधा बोल दिया द चाइल्ड इज अ रोज। तो हम सॉफ्टनेस पर कर रहे हैं, या रेड कलर पर कर रहे हैं, या ब्यूटी पर कर रहे हैं, ये बात हम बता नहीं रहे हैं। तो मेटाफर में एक चीज को दूसरी चीज सीधे बोल दिया जाता है विदाउट मेंशनिंग द कंपैरिजन पॉइंट। किस बेसिस पर कंपैरिजन किया जा रहा है, यह बात बताया नहीं जाता। अब तुम सोचोगे कि क्यों नहीं बताया जा रहा है, बताना चाहिए। देखो ऐसा होता नहीं है असल में। लिटरेचर मतलब तुम साइंस नहीं पढ़ रहे हो ना, यू आर नॉट स्टडिंग साइंसेस, यू आर नॉट स्टडिंग मैथमेटिक्स। अरे तुम साहित्य पढ़ रहे हो बच्चों। साहित्य पढ़ने के लिए तुम्हें चीजों को महसूस करना पड़ता है। तो आखिर जब तुमने कहा कि ये बच्चा तो बिल्कुल गुलाब का फूल है, तो ऐसा नहीं कि तुम्हें महसूस नहीं हुआ, तुम्हें महसूस कुछ हुआ। ये बच्चा गुलाब का फूल है, मतलब तुम्हें लगा कि कुछ बहुत सुंदर चीज की बात हो रही है, बहुत नाजुक चीज की बात हो रही है, बहुत नरम चीज की बात हो रही है, बहुत कोमल चीज की बात हो रही है। तुम समझ तो गए हो, कुछ तुम्हें महसूस हो गया, यानी मेटाफर अपने काम में सक्सेसफुल हो गया। मेटाफर ने क्या किया, दो डिसिमिलर चीजों को कंपेयर किया विदाउट मेंशनिंग द कंपैरिजन पॉइंट। सिमिली ने क्या किया, सिमिली ने भी दो डिसिमिलर चीजों को कंपेयर किया, बट उसके कंपैरिजन पॉइंट को बताकर। तो सिमिली लाइक और एज वर्ड को यूज करके कंपेयर करता है, और मेटाफर में क्या होता है, यू कॉल, ध्यान सुनना बच्चों, यू कॉल वन थिंग डायरेक्टली एज द अदर। वन थिंग डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली एज द अदर। चाइल्ड को बोल दो, सीधे बोल दो रोज। इसी को अगर हम सिमिली में लिखेंगे, इसी को अगर हम सिमिली में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ। चलो अपनी कॉपी में लिख के देखो, तुम वहां लिखो, हम यहां लिखते हैं। इसी कंपैरिजन को हमें करना है सिमिली यूज करते हुए। तो कैसे करेंगे, अरे हम इसे कंपेयर करेंगे, द चाइल्ड इज एज सॉफ्ट एज अ रोज। ये देखो, हमने यहां सिमिली वाला कंपैरिजन कर दिया और यहां मेटाफर वाला कंपैरिजन कर दिया। सिमिली में ये बता दिया एज सॉफ्ट एज, मेटाफर में क्या किया, सीधा बोल दिया चाइल्ड को रोज। इस तरह से देखोगे बच्चों तो मेटाफर एक बहुत पावरफुल टाइप का फिगर ऑफ स्पीच होता है। इट्स अ वेरी पावरफुल फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि क्योंकि ये अपने अंदर कंपैरिजन को बिल्कुल छुपा के रखता है, बताता नहीं है कि कौन सा कंपैरिजन हो रहा है। तो मेटाफर हम लोग समय के साथ जब पढ़ाई शुरू करेंगे, यू विल सी, हम लोग मेटाफर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे और धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि मेटाफर कितना पावरफुल फिगर ऑफ स्पीच होता है। लेकिन अभी तो हम तुम्हें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इसी के साथ हम लोग सिमिली मेटाफर को कंप्लीट मानते हुए वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच विच इज पर्सोनिफिकेशन। पहले एक बार बोर्ड क्लियर कर दें। सिमिली और मेटाफर पढ़ने के बाद वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच विच इज पर्सोनिफिकेशन, अब इसे मिटा दें। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन भी बहुत ही मजेदार टाइप का फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसलिए इतना मजेदार फिगर ऑफ स्पीच होता है ये, क्योंकि इसमें तो हम लोग, जैसे तुमने देखा होगा कि वही जो तुम्हें एग्जाम्पल आज क्लास की डिस्कशन की शुरुआत में दिए थे कि मेरी बाइक मुझसे कह रही है कि उसे अब सर्विसिंग की जरूरत है। मेरी बाइक मुझसे अब कह रही है कि उसे अब सर्विसिंग की जरूरत है। मेरी बाइक मुझसे कह रही है। अच्छा ये बताओ, बाइक कैसे कहेगी? बाइक तो एक नॉन लिविंग चीज है, और कहना तो एक लिविंग एट्रीब्यूट है। लिविंग एट्रीब्यूट मतलब कौन कहता है?
हम कह पाते हैं, तुम कह पाते हो, क्योंकि कहना तो एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है। बाइक कैसे कह पाएगी? लेकिन ऐसा कह के, ऐसा बोलकर हमने क्या किया, ऐसा मतलब ट्रीट किया जैसे कि बाइक कोई लिविंग चीज है। इससे बातचीत में बड़ा बड़ा लाइफ, बड़ा जीवन सा आ जाता है जब हम ऐसी बात करते हैं। हमने कहा कि हमने कहा कि नदी नदी बिल्कुल कलकल कलकल करते हुए संगीत गाते हुए जा रही थी। संगीत गाते हुए जा रही थी, संगीत गाते हुए। अरे नदी कैसे गाएगी? गाना, गाना तो एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है। गाना एक इंसान, हम गा सकते हैं, जिस वर्ड को हम गाना समझते हैं वो तो हम गा सकते हैं, तुम गा सकते हो। नदी आवाज कर सकती है, आवाज कर सकती है, गा नहीं सकती। क्योंकि हमने कहा नदी की लहरें गाते हुए, संगीत गाते हुए जा रही थी, गुनगुनाते हुए जा रही थी। गुनगुनाना अगेन इज अ ह्यूमन एट्रीब्यूट। ऐसा कहोगे तो ये तुरंत क्या हो रहा है, इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हो तुम उसको। और जब भी तुम किसी नॉन ह्यूमन को, किसको बच्चों? नॉन ह्यूमन को अगर तुम ह्यूमन की तरह डील कर रहे हो तो तुम समझ लो कि तुम पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो। एक और तुम्हें इंटरेस्टिंग एग्जांपल देते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कहानियों में कि लोमड़ी बड़ी चालाक थी, फिर लोमड़ी ने सोचा, शेर के पास जाकर कहा, शेर उसके ऊपर बहुत तेज गुस्साया। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को तुम अगर देखो, लोमड़ी बहुत चालाक थी। चालाक, चालाक इज अ ह्यूमन एट्रीब्यूट। हम तुम चालाक हो, हम जो चालाक वर्ड की बात कर रहे हैं वो हम इंसानों के लिए बना के रखे हैं। लोमड़ी चालाक थी, लोमड़ी ने सोचा। सोचा, ये वाला सोचना हमारा वाला सोचना है, इंसान वाला। लोमड़ी कैसे सोचती होगी वो जानती होगी, पर जैसे तुमने सोचना वर्ड यूज किया लोमड़ी के लिए, तुमने एक ह्यूमन वर्ड अप्लाई कर दिया उसके ऊपर। लोमड़ी शेर के पास गई, शेर उस पर गुस्साया। गुस्साया कुछ नहीं होता, गुस्साया तो हम तुम गुस्साते हैं। गुस्साना वर्ड भी हमने इंसान के लिए बना के रखा है, लेकिन किस पर अप्लाई कर दिया हमने? शेर पर अप्लाई कर दिया। लोमड़ी पे चालाक, शेर पे गुस्साना। लोमड़ी मुस्कुराई, लोमड़ी मुस्कुराई। मुस्कुराना अगेन इज अ ह्यूमन एट्रीब्यूट। यानी बचपन से हम ये कहानियां पढ़ते आ रहे हैं और पर्सोनिफिकेशन को बचपन से अपने आसपास देखते चले आ रहे हैं। इतना मजेदार है ये। पर्सोनिफिकेशन को ही हिंदी में कहते हैं मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण, मानवीयकरण मतलब तुम किसी नॉन इंसान, नॉन ह्यूमन बीइंग को तुम ह्यूमन वाले फीचर्स दे दो और बात करो उससे, बन जाएगा पर्सोनिफिकेशन। जैसे जैसे तुम बोलो कि, जैसे तुमने कहा कि फॉक्स स्माइल्ड एंड सेड आई विल नॉट गो। अगर तुमने ऐसा बोल दिया, फॉक्स स्माइल्ड एंड सेड। स्माइल्ड, स्माइल्ड वर्ड इज अ ह्यूमन टर्म, ह्यूमन एट्रीब्यूट। तुमने किस पर अप्लाई किया? फॉक्स पर। एंड सेड, बोला। बोलना ऑल्सो इज अ ह्यूमन एट्रीब्यूट, और तुमने किस पर अप्लाई किया? फॉक्स पर। तो इन दोनों केसेस में तुम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहे हो? तुम यूज कर रहे हो पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन। जैसे एक और लिखते हैं, द कार ब्रीद्ड हैवी। जैसे कार बहुत थक गई थी, बहुत चल रही थी, तो रुकी और ऐसे ऐसे आवाज की, जैसे कि द कार ब्रीद्ड हैवी। अरे बच्चों, ये जो वर्ड है ब्रीद्ड, सांस लेना, इट्स अगेन अ ह्यूमन एट्रीब्यूट, और तुमने किस पर अप्लाई कर दिया लाकर? यू अप्लाइड इट ऑन अ कार। सो फिर तुमने क्या किया? ह्यूमन एट्रीब्यूट को अप्लाई किया नॉन ह्यूमन के ऊपर, तो फिर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब जब हम किसी ह्यूमन एट्रीब्यूट को किसी नॉन ह्यूमन एंटिटी पे डाल देते हैं या लगा देते हैं जाकर, तो वहां जो फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार जन्म लेता है, उस अलंकार को, उस फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पर्सोनिफिकेशन। सो यू पर्सोनिफाई थिंग्स, आप पर्सोनिफाई करते हैं चीजों को। हम लोग आगे जब आगे अपनी पढ़ाई को बढ़ाएंगे, आगे के लेक्चर्स में जब स्टोरीज पढ़ेंगे, पोएम्स पढ़ेंगे, तो हम लोग चीजों के बारे में और नोट जरूर करना, या फिर वीडियो को पीछे करके फिर से नोट करना।
तो हम लोग और चीजें पढ़ेंगे। द फॉक्स स्माइल्ड एंड सेड, द कार ब्रीथ्ड हेवी। अच्छा, इसको यहां रोकते हैं और हम लोग अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एलिटरेशन। Alliteration. What is alliteration? Alliteration is a figure of speech in which there is repetition of the same consonant sound. Same consonant sound. Consonant sound क्या होता है? जैसे vowels and consonants होते हैं. Vowels and consonants. Vowels मतलब ए ई आई ओ यू वाले साउंड्स, और कॉन्सोनेंट्स मतलब रिमेनिंग सारे जितने लेटर्स हैं, जैसे बी सी डी, जैसे कि बैट, कैट, डार्क, फ्लावर। ऑल दीज आर कॉन्सोनेंट साउंड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट। जब भी एक सेंटेंस में कॉन्सोनेंट साउंड्स का रेपिटेशन हो, रेपिटेशन मतलब हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति, फिर साउंड आए। जैसे हिंदी में हम लोग बचपन से सुने हैं ना, चन्नू के चाचा ने चन्नू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो लोग सुने होंगे बचपन में। तो ये जो च च साउंड की पुनरावृत्ति हो रही है, रेपिटेशन हो रहा है। चन्नू के चाचा ने चन्नू की चाची, तो च च च च च रेपिटेशन हो रहा है। ये रेपिटेशन, इसी तरह के रेपिटेशन को एलिटरेशन बोलते हैं। तो बस क्या करो, इंग्लिश में किसी एक सेंटेंस को इमेजिन करो जिसमें कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता हुआ जा रहा हो, रिपीट होता हुआ, और बस वो जो एक सुंदरता पैदा हुई, जो लैंग्वेज में ट्विस्ट एंड टर्न पैदा हुआ, इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं एलिटरेशन। जैसे 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 हम लोग कहें, सी, पढ़ो इसको। She sang the song soulfully. उसने बहुत दिल से इस गाने को गाया। She sang the song soulfully. जरा एक बार बच्चों ट्राई करते हैं, साउंड्स को पढ़ते कैसे हैं, साउंड्स को। इसके अंदर साउंड का है सैंग। सैंग का जो साउंड है, स्टार्टिंग साउंड, दैट इज स। सॉन्ग का स्टार्टिंग साउंड क्या है, स। सोलफुली का स्टार्टिंग साउंड क्या है, स। अच्छा, इसका साउंड भी स है क्या? सोच के बताओ। नहीं, इसका साउंड है श। श, ये है श, हिंदी वाला श। इसका साउंड है स। इसका साउंड भी है स, और इसका साउंड भी क्या है, स। ये देखो, रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, स स स। She sang the song soulfully. She sang the song soulfully. तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे कान में स स स बार बार सुनाई पड़ रहा है। और जब ये बार बार कोई चीज सुनाई पड़ती है तो एक तरह की म्यूजिक पैदा होती है। म्यूजिक, मेरे दिमाग में एक म्यूजिक पैदा होती है। और इसी तरह के रेपिटेशन ऑफ साउंड को कॉन्सोनेंट साउंड, कौन सा साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ऐसे रेपिटेशंस को हम लोग किस फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं, एलिटरेशन नाम के फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। इसको नोट कर लो। शी सैंग द सॉन्ग सोलफुली। अच्छा, एक और देखते हैं, देखो। द डार्क डियर रैन इन टू द फॉरेस्ट। डार्क डियर, अब तुम अपने आप पहचानो, वेयर इज एलिटरेशन? तुम खुद पहचानो, चलो चलो बताओ, नोट कर लो इसको कॉपी में। द डार्क डियर रैन इन टू द फॉरेस्ट। देखो, द डार्क डियर, विच इज द साउंड हियर? गलती से मत बोलना डी। डी इज नॉट अ साउंड बच्चों, डी इज एन अल्फाबेट। वेयर इज द साउंड? ड। डी इज एन अल्फाबेट, ड इज अ साउंड। एस इज एन अल्फाबेट, स इज अ साउंड। तो इसके अंदर क्या साउंड है बच्चों? ड। डियर में कौन सा साउंड आया? ड। तो ये रेपिटेशन हो रहा है ड ड का। द डार्क डियर रैन इनटू द फॉरेस्ट। द डार्क डियर रैन इनटू द फॉरेस्ट। रेपिटेशन ऑफ साउंड ड,
कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आ गया? एलिटरेशन आ गया फिगर ऑफ स्पीच। और इस तरह से हमने पढ़ाई की। हमने अभी तक अपने लेक्चर में 4 फिगर ऑफ स्पीच की पढ़ाई की। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और एलिटरेशन। एक बार इसको यहां से मिटाते हैं। इसको यहां से हमने मिटाया। तो हमने, बताओ बच्चों, अभी के इस लास्ट कुछ 20-25 मिनट के लेक्चर में हमने क्या पढ़ाई की? अभी तक के लेक्चर में पढ़ाई की कि लैंग्वेज के अंदर सुंदरता पैदा करने के लिए शब्दों से खेला जाता है। और जब हम शब्दों से खेलते हैं, कैसे? अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट करके हम शब्दों से खेलते हैं। अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट। किसी अलग चीज को अलग चीज से कंपेयर कर दो, तुम्हारा दिमाग चौंक जाएगा। जैसे कि तुम्हारा मन किन जंगलों में घूम रहा है? तुम्हारा मन किन जंगलों में घूम रहा है? अब देखो, तुम चौंक गए सुन के। किन जंगलों में घूम रहा है? कहीं जंगल तो है नहीं हमारे पास पास। यानी जंगल को यहां पे यूज नहीं किया गया है असली जंगल की तरह। यहां यूज किया गया है जंगल को, मतलब कुछ बहुत घना, जैसे मेरा मन बहुत घना कहीं घूम रहा हो अंदर। तो हमने लैंग्वेज से हम प्ले करते हैं, और जब लैंग्वेज से प्ले करते हैं तो सुंदरता पैदा होती है, मजा आता है भाषा को पढ़ने में। और इसके लिए हमने फिगर ऑफ स्पीच पढ़े, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन। सिमिली में क्या पढ़ा? जब दो डिसिमिलर चीज कंपेयर होगी विद द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक एंड एज, और उसके बीच में कंपैरिजन को हम बता देंगे। मेटाफर में क्या करेंगे? दो डिसिमिलर चीज को कंपेयर करेंगे, लेकिन लाइक और एज का यूज नहीं करेंगे, और कंपैरिजन किस बेसिस पर किए ये भी बताएंगे नहीं। बस बोलेंगे तुम्हारा मन तो जंगलों में भटक रहा है। तुम्हारा मन जंगलों में भटक रहा है, जबकि कहीं जंगल है नहीं आसपास। सीधा बोल दिया हमने कि मन जंगलों में भटक रहा है। ये मेटाफोरिकल यूज हो गया। पर्सोनिफिकेशन में क्या किया? सीधा नॉन लिविंग चीज पर या नॉन ह्यूमन चीज पर ह्यूमन क्वालिटी अप्लाई कर दी। और एलिटरेशन में क्या किया? रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड किया। ये जो हमने अभी तक पढ़ाई की बच्चों, ये हमारे 4 फिगर ऑफ स्पीच थे। कुछ 3-4 और फिगर ऑफ स्पीच हम लोग को अपने नेक्स्ट लेक्चर में, फिगर ऑफ स्पीच के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।